हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबसे पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से H2O2 को प्रिपेयर करना है, द बेस्ट मेथड इज आप कोई भी पेरोक्साइड लीजिए, जैसे आप सोडियम पेरोक्साइड लीजिए Na2O2, ठीक, साथ में इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपको मिलेगा बेस प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड वुड बी गिवन आउट। आप जैसे सोडियम पेरोक्साइड ले लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ डू आई नो इट्स अ पेरोक्साइड? पेरोक्साइड हैज ऑक्सीजन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। तो अगर आप Na2O2 देखते हैं तो सोडियम जो होता है एल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता है, 2 सोडियम है तो +2 रहेंगे, और टोटल न्यूट्रल करना है तो 2 ऑक्सीजन पे कितना रहेगा चार्ज? -2, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना आया? -1। दिस इज व्हाट इज माय पेरोक्साइड इज। तो सोडियम पेरोक्साइड हैज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली मैं सेकेंड जो ले सकती हूँ वो ले सकती हूँ बेरियम पेरोक्साइड, BaO2। अब इसको देखिए, BaO2 ये कहीं से भी एक नज़र में अगर आप देखोगे तो ये आपको पेरोक्साइड जैसा नहीं दिखेगा ना, बट ये पेरोक्साइड ही है। क्यों? क्योंकि बेरियम के ऊपर +2 का चार्ज होता है, और नलीफाई करने के लिए 2 ऑक्सीजन पे फिर -2 हो जाएगा, फिर 1 ऑक्सीजन पे -1 ही तो हो गया, पेरोक्साइड ही तो बना। तो आप बेरियम पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी 8 मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। इसका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे या फिर किसी एसिड के साथ इसे ट्रीट करेंगे या इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, लेट्स से मैं इसे एक एसिड के साथ ट्रीट कर देती हूँ H2SO4 तो मुझे मिलेगा बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड द वाटर वुड बी गिवन आउट। सिमिलरली आप यहाँ पे जो आपका Na2O2 है, इसको भी आप एसिड के साथ ट्रीट कर सकते थे हाइड्रोलिसिस की बजाय, आपको मिलता सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो ऑल दीज मेथड्स इज गिविंग यू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दैट्स द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए, उसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए या फिर उसे एसिड के साथ ट्रीट कर दीजिए, आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस है। तुमने H2SO4 प्लस किया? हाँ, ये मतलब इसी में ऐड करा है प्लस H2SO4 ये। लेकिन इसमें से कोई भी मेथड मेरा कमर्शियल प्रिपरेशन नहीं है, ये सब लैब मेथड्स की प्रिपरेशन है। अगर मुझे कमर्शियली प्रिपेयर करना होता है तो मैं इससे करती हूँ। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे IIT ने तो हर साल क्वेश्चन पूछा है, JEE भी मतलब नीट भी पूछ सकता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। H2SO4 का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए तो भी आपको H2O2 मिलेगा। देखिए कैसे, पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ पे H2SO4 एसिड है बेटा, टूटेगा, देगा H+ आयंस एंड HSO4 आयंस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैटायन कहाँ जाता है? कैथोड की तरफ। एनायन कहाँ जाता है? एनोड की तरफ। तो H+ आयंस कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगा। एनोड पे मेरा कौन जाएगा? HSO4- जाएगा। HSO4- जो है वो कन्वर्ट होता है H2S2O8 में। तो अब यहाँ से यहाँ अगर आप गए तो H2S2O8, बस यहाँ पे 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दी, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसे, ठीक ना। ये जो एसिड यहाँ मिला है इसका नाम क्या होता है बेटा? इस एसिड का नाम होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है, पर दोनों सल्फ्यूरिक एसिड एक पेरोक्साइड लिंकेज से जो है जुड़े रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दिस इज नॉट ओलियम, इस H2S2O7 इज ओलियम, O8 है ये। इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज मार्शल एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? जैसे सल्फर है, आप 2 सल्फर बनाइए, आपके पास 8 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ जोड़िए, 3 ऑक्सीजन यहाँ जोड़िए, और 2 ऑक्सीजन जो बचे हैं वो बीच में आएंगे। 2 H है तो 2 ऑक्सीजन के साथ H जोड़ दीजिए, जिस ऑक्सीजन के साथ H है उसे सिंगल बॉन्ड, बाकी सबको डबल बॉन्ड। दिस इज H2S2O8।
तो ये आपके पास जो मार्शल एसिड आया है ना, अब आप इसका क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब इसमें पानी डालते हैं। नहीं डू दैट, व्हाई, बिकॉज हाइड्रोजन इफ रिमूव विल गिव द नेगेटिव चार्ज हियर, नेगेटिव चार्ज शुड रिमेन ऑपोजिट, बट ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेट करेगा बेटा, वो तीनों में कहीं भी आ सकता है, यहाँ पे भी कहीं भी आ सकता है, बट वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट ऑपोजिट। इट डज नॉट मीन कि अगर मैंने यहाँ OH बना दिया तो स्ट्रक्चर वुड बी रॉन्ग, नो, बट हाँ मैं ये ध्यान रखूंगी अगर एक इस H पर है, एक S इधर OH है, तो एक इस S पे होगा, मतलब दोनों OH एक S पे नहीं हो सकते, एक एक पे डिवाइड होगा, पर इनमें से कहीं पे भी आप OH को प्रिपेयर वो कर सकते, प्लेस कर सकते, डज नॉट मैटर। अब इसमें मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, वाटर डालती हूँ। वाटर डालने का मतलब होता है बेटा H और H+ और OH डालना। तो H+ OH कैसे डालते हैं, ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है इसे तोड़ो, इस वर्टिकल लाइन के एक साइड H दो, दूसरी साइड OH दो, इधर OH और इधर H, या फिर इधर H इधर OH, अकॉर्डिंग टू योर विश। तो लेट्स से मैंने इधर H+ दिया और इधर OH- दिया, ध्यान से सुनना। तो ये क्या बना, ये स्ट्रक्चर क्या बना, यहाँ पर OH, एक OH और दो डबल बॉन्ड हो, ये H2SO4 नहीं बन गया, क्योंकि H2SO4 यही तो होता है, S डबल बॉन्ड हो और दो OH, दिस इज H2SO4। यहां से देखो क्या बना, एक S पे दो डबल बॉन्ड हो, एक OH, और एक S पे एक O है और एक OH और लग गया, तो ये इस तरीके से एसिड बना जो कि है डबल बॉन्ड O OH और OOH। इसका फॉर्मूला होता है H2SO5 बेटा, इसको बोला जाता है कैरस एसिड या फिर परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइसल्फ्यूरिक नहीं है, खाली सल्फ्यूरिक है, तो परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO5 मिलता है और H2SO4 मिलता है। फिर मैं क्या करती हूं, इस H2SO5 का फर्दर हाइड्रोलिसिस करती हूं। जब मैं H2SO5 का हाइड्रोलिसिस करूंगी, आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। अब फिर से इस बॉन्ड को तोड़िए, एक जगह H एक जगह OH दीजिए, तो इधर हम H देंगे, इधर हम OH देंगे। तो अगर मैंने इधर H दिया तो ये क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, H2SO4, और इधर OH आ गया, मतलब H2O2, वी गेट H2O2 आउट ऑफ इट। सो ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 ऐसे चलता है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सवाल पूछा जाता है जेईई में कॉन्जिक्यूटिवली 3 साल, ये सवाल बार बार रिपीट होकर आया। पहला क्वेश्चन, H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है मुझे। तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस मुझे सल्फ्यूरिक एसिड एंड परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड देता है। ठीक, 2 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलते, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। फिर पूछा गया अगले साल, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है। परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है मुझे। ये H2SO5 परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड को कैरस एसिड बोला जाता है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड भी बोला जाता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो H2SO4 के इलेक्ट्रोलिसिस से हमने जो प्रिपेयर किया है, यही मेरा कमर्शियल प्रिपरेशन होता है H2O2 का। एक प्रिपरेशन और ऐड कर सकते हैं कि खाली यहां से देखो फाइनल H2O2 तो H2SO5 से मिला है ना, ये इससे पहले वाला तरीका तो एक तरीके से कह लो H2SO5 प्रिपेयर करने का तरीका है। तो एक और मेथड ऐसा भी हो सकता है कि खाली कैरस एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दो, वो भी H2O2 देगा। तो इट्स जस्ट लाइक आई हैव टेकन दिस स्टेप आउट ऑफ दिस द एंटायर प्रोसेस, बट द प्रॉपर प्रोसेस इज कि पहले आप एसिड लो H2SO4, उससे आप परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करो, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके आप परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट करो, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके आप क्या जनरेट करो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। बात क्लियर हुई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये प्रिपरेशन या फिर ये रिएक्शन आता ही आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। एंड हियर वी डू 2-ethyl anthraquinol। इसका नाम होता है बेटा 2-ethyl anthraquinol। ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन होता है एयर की प्रेजेंस में। तो एयर की प्रेजेंस में ये ऑटो ऑक्सीडाइज होता है, कन्वर्ट हो जाता है 2-ethyl anthraquinone में, और इस प्रोसेस में मुझे एक थोड़ा सा H2O2 भी मिल जाता है।
तो दिस इज ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl anthraquinol all getting into 2-ethyl anthraquinone and giving H2O2. But that's again not a commercial method, not a lab method, just a normal method of preparation. अपने आप ही H2O2 प्रिपेयर हो जाता है ऑटो ऑक्सीडेशन से। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा H2O2 के कुछ रिएक्शंस के बारे में। H2O2 में जैसे आप देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो H2O2 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करके ऑक्सीजन को -2 में भी ले जा सकता है और ऑक्सीजन को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ले जा सकता है। अगर वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 में ले जाएगा मतलब अपने आप को अपना ऑक्सीडेशन स्टेट उसने कम किया है, मतलब वो खुद क्या होगा, रिड्यूस। और अगर अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को 0 में लेके जाएगा मतलब वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो H2O2 जो है वो खुद रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, हेंस इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों के जैसे काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट जैसे भी काम कर सकता है। अगर H2O2 लेट्स से जा रहा है वाटर में, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को -1 से -2 ले गया, मतलब खुद वो क्या हुआ है, रिड्यूस, मतलब इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है। और अगर H2O2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा ऑक्सीजन में, मतलब -1 से 0 गया, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, तो बिहेव करा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर की प्रेजेंस में अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, नॉट इन वाटर की प्रेजेंस में, वाटर में जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और H2O2 एक माइल्ड एसिड है, इट्स अ माइल्ड एसिड, तो इस वजह से जो भी ये दोनों हाफ रिएक्शंस है बेटा बैलेंस होंगे एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हम कैसे बैलेंस करते हैं, पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है तो 2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर एसिडिक मीडियम में मैं बैलेंस करती हूँ हाइड्रोजन को H+ डाल के, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ 2, तो 2 H+ डाल के हाइड्रोजन को बैलेंस किया। फिर चार्जेस को बैलेंस करूंगी, ये तो चार्ज ऐसा है नहीं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी है, ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी है, चार्ज तो सिर्फ इसका आया 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दिए, ये रिएक्शन हो जाएगा H2O2 का एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव करेगा तो भी एसिडिक मीडियम में ही बैलेंसिंग होगी इसकी। तो H2O2 अगर O2 में गया है तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, 2H+ डाल के, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, सब बैलेंस हो गया। दिस इज हाउ H2O2 act as a reducing agent and both the reactions are balanced in the acidic medium because H2O2 is a mild acid. तो इस तरीके से H2O2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का भी बिहेव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वाटर प्रोड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। H2O2 डिस्प्रपोर्शनेट्स कर सकता है, it disproportionate to give water and oxygen gas. This reaction is known as disproportionation reaction. Disproportionation of H2O2, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखेंगे ऑक्सीजन -1 से -2 में भी गया, 0 में भी गया, तो वो खुद H2O2 रिड्यूस भी हुआ है और खुद H2O2 ऑक्सीडाइज भी हुआ है, तो ये रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बेटा n फैक्टर of H2O2 in a disproportionation reaction would be n factor of H2O2 as oxidizing agent plus 1/n factor of H2O2 as reducing agent. किसी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का n फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/n फैक्टर जो होगा 1/n फैक्टर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस 1/n फैक्टर एज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं 1/n फैक्टर H2O2 का निकालती हूँ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो किस में जा रहा है, वाटर में, तो 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक का -1 है तो 2 का कितना हुआ, -2, यहाँ 1 का कितना है वाटर में -2, तो 2 का कितना होगा -4, तो -2 से -4 का चेंज कितना आया 2, तो 1/2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट में 2 का -2 है, 2 का 0 है तो 1/2, तो 1/n फैक्टर ऑफ H2O2 अगर आप नोटिस करेंगे बेटा तो ये आएगा 1।
तो n फैक्टर ऑफ H2O2 इन अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज 1। ये दूसरा लेगा 1/2 कैसे लिया? विच 1/2? इसका या इसका? बेटा यहाँ H2O2 है ना, इसके पास कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 ऑक्सीजन का ही चेक करेंगे। एक ऑक्सीजन का -1 तो 2 का -2, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4, एक ऑक्सीजन का 0 तो 2 का भी तो 0, तो -2 से -4 2 का चेंज, -2 से 0 का 2 का चेंज, तो 1/2 1/2। इसमें -2 का चेंज नहीं लगेगा बेटा n फैक्टर नेगेटिव होता है, फिर मॉड लेते हैं ना उस पर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 इज डिफाइंड एज volume of oxygen gas liberated from 1 liter of H2O2, volume of oxygen gas liberated from 1 liter of H2O2 at STP। STP में 1 लीटर H2O2 कितना वॉल्यूम देता है ऑक्सीजन गैस का, या कितना बेसिकली क्या एक तरीके से कहते हैं कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का STP पे लिबरेट होता है 1 लीटर H2O2 से, उसको बोलते हैं H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, H2O2 डिकम्पोज करके वाटर देता है बेटा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता है, यही है रिएक्शन। तो अगर आप इसका 1 मोल लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना मोल जनरेट होगा बेटा? ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा। 1 मोल H2O2 जो है टेक्निकली ½ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस STP पे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम। तो आधा मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2। तो मैं बोल सकती हूँ 1 मोल ऑफ H2O2 दे सकता है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। हाँ या ना? वी कैन डिस्कस दिस नाउ। लेट्स से H2O2 का मोलारिटी m है, हैज मोलारिटी m। तो मोलारिटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सोल्यूशन। तो अगर मोलारिटी m है तो मैं बोल सकती हूँ m मोल्स है H2O2 के कितने में? 1 लीटर सोल्यूशन में, यही मतलब हुआ ना मोलारिटी का। तो अगर 1 मोल H2O2 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस दे रहा है तो m मोल्स H2O2 कितना देंगे? m मोल्स ऑफ H2O2 देंगे H इंटू m। क्या बात कर रहा है? लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस STP नहीं आएगा समझ, क्योंकि दिमाग नहीं हो रहा तेरा। कहाँ है दिमाग? 1 मोल अगर इतना दे रहा है तो m मोल्स कितना देगा? इंटू m नहीं होगा? तो फिर तो m मोल्स H2O2 11.2 इंटू m लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस देंगे STP पे। बट ये m मोल्स प्रेजेंट कितने में है? 1 लीटर में तो प्रेजेंट है। तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ना कि 1 लीटर H2O2 का जो होगा सोल्यूशन, वो STP में कितना ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है? 11.2 इंटू m लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है STP पे। और यही मेरा फिर क्या हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है कि 1 लीटर H2O2 कितना ऑक्सीजन गैस दे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 की क्या हुई? 11.2 इंटू मोलारिटी। This is the volume strength of H2O2, where m is the molarity of H2O2 that would be given to you in the question. So if volume strength is given, you can divide it by 11.2 and calculate the molarity of H2O2. If molarity is given, you can always calculate its volume strength. Now, अगर suppose molarity नहीं given है और normality given है, तो हमें normality और molarity के बीच में relation पता है। Normality is equals to molarity into n factor. बट इस केस में जब मैं स्पेसिफिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात कर रही हूं तो मुझे मतलब है कि H2O2 कितना ऑक्सीजन दे रहा है, मुझे नहीं मतलब ना यहाँ क्या मिल रहा है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मैंने बोला कि ये कितना ऑक्सीजन गैस दे, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। तो जब मैं n फैक्टर यहाँ H2O2 का लूंगी तो मैं n फैक्टर सिर्फ इस वाले रिएक्शन का लूंगी, कंप्लीट H2O2 का डिसप्रपोर्शनेशन का n फैक्टर नहीं लूंगी। डिसप्रपोर्शनेशन का n फैक्टर क्या होता है? 1, वो नहीं लूंगी। मैं सिर्फ इस हाफ रिएक्शन का n फैक्टर लूंगी बिकॉज आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि कितना ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है। तो इस रिएक्शन का n फैक्टर कितना है? 1 ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता है,
तो 2 के ऊपर कितना होगा -4, और यहाँ 2 के ऊपर कितना होगा, सॉरी 2 के ऊपर कितना होगा -2, और यहाँ 2 के ऊपर कितना होगा 0, तो -2 से 0 का चेंज 2 हो गया, तो एन फैक्टर आई विल टेक हेयर 2। तो नॉर्मेलिटी को लिखेंगे मोलारिटी इंटू 2। तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ को क्या लिख सकता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया मेरा 11.2 इंटू मोलारिटी की जगह लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी बाय 2, नॉर्मेलिटी बाय 2, तो दैट इज 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के 2 फॉर्मूले हैं, या 11.2 इंटू मोलारिटी या फिर 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। नोट